लिखिए प्रविवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस। इसमें लिखिएगा, पहली चीज जान लीजिए प्रॉस्पेक्टस आपके एग्जाम में कंफर्म है। प्रॉस्पेक्टस से इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में कोई ना कोई टॉपिक पक्का मिलेगा। लिखिए, आपने कॉलेज में प्रवेश लेते समय, आपने कॉलेज में प्रवेश लेते समय कॉलेज का प्रविवरण देखा व खरीदा होगा। आपने कॉलेज में प्रवेश लेते समय कॉलेज का प्रविवरण देखा व खरीदा होगा। देखा व खरीदा होगा। उस प्रविवरण से कॉलेज के संबंध में और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले, कॉलेज के संबंध में और कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले विषयों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की होती है। विषयों के संबंध में पूरी जानकारी दी होती, लिख लीजिएगा, पूरी जानकारी दी होती है। इसी प्रकार से एक निवेशक या कंपनी, इसमें लिखिए, क्या लिखिए, इसी प्रकार एक निवेशक जब कंपनी में अपना अंश आवंटित करता है, जब कंपनी में अपना अंश खरीदता है, लिख लीजिएगा, जब कंपनी में अपना अंश खरीदता है तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जो कंपनी के प्रविवरण में दी होती है। अर्थात प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है, अर्थात प्रविवरण एक ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा एक सार्वजनिक कंपनी जनता को अपने अंश, जिसके द्वारा एक सार्वजनिक कंपनी जनता को अपने अंश ऋणपत्र खरीदने या निक्षेप जमा कराने के लिए आमंत्रित करती है, या निक्षेप जमा कराने के लिए आमंत्रित करती है। आमंत्रित करती है। आमंत्रित करती है। कानून ने, देखिए, कानून ने कंपनी के लिए प्रविवरण जारी करना आवश्यक कर दिया है। कंपनी के लिए प्रविवरण
जारी करना आवश्यक कर दिया है। इतना बहुत है। सुनिए, आप कैसे अभी क्या लिखे कि एक कॉलेज हम एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन, तो हमको क्या मिलता है? कॉलेज से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं, कॉलेज में कौन कौन से टीचर हैं, कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाता है, और क्या देखते हैं कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं हैं, आज सारी बातों का ब्यौरा एक पत्रिका में होता है ना। उस पत्रिका क्या बोलते हैं? प्रविवरण कहते हैं, जिससे हम कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके बारे में? कॉलेज के बारे में। सेम उसी तरीके से जब कोई निवेशक, जैसे हम लोग जनता है, पब्लिक है, कोई पब्लिक, हम लोग किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, भाई जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहे कि नहीं चाहे, कि कॉलेज में क्या है, कॉलेज में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टीचर हैं, समझे मेरी बात, कितनी फीस है, कितनी फैसिलिटीज है ना, ये सब देखते हैं। इसको देखने के बाद हम लेते हैं एडमिशन। ठीक उसी प्रकार से पब्लिक जब अपना पैसा कंपनी में लगाती है, कंपनी में इन्वेस्ट करती है, तो जानना चाहती है कि कंपनी में क्या है, यानी कंपनी अच्छी है कि नहीं है। समझे मेरी बात? कंपनी में कौन कौन संचालक हैं, कंपनी में पैसा लगाना उचित है कि नहीं उचित है, हमको लाभांश सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मेरा पैसा 10 साल बाद 5 साल बाद लौटेगा कि नहीं लौटेगा, आदि सारी बातों की जानकारी लेना चाहता है। तो जानकारी उसको कहां से मिलती है? प्रविवरण से मिलती है। समझे मेरी बात? तो इसीलिए मैंने लिखवाया कि प्रविवरण क्या है? एक प्रपत्र है, डॉक्यूमेंट है, एक प्रपत्र है, जिसमें क्या होता है? कंपनी से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख रहता है, जिसको पढ़ करके ही पब्लिक यानी जनता अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करती है। लिखिए आगे, गर्भित प्रविवरण, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, गर्भित प्रविवरण, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, इसमें लिखिए गर्भित प्रविवरण से आशय ऐसे प्रविवरण से है, गर्भित प्रविवरण से आशय ऐसे प्रविवरण से है लिखिए, जब कभी कंपनियां प्रविवरण के प्रावधानों से बचने के लिए, जब कोई क्या लिखे, कंपनियां प्रविवरण के प्रावधानों से बचने के लिए, प्रविवरण के प्रावधानों से बचने के लिए अपनी सारी प्रतिभूतियां किसी निर्गमन गृह इशू हाउस को जारी कर देती हैं, किसी निर्गमन गृह इशू, अपनी सारी प्रतिभूतियां किसी निर्गमन गृह इशू हाउस को जारी कर देती हैं, जारी कर देती हैं, जारी कर देती हैं। और निर्गमन गृह उन प्रतिभूतियों को बेचने के लिए विज्ञापन जारी करता है, और निर्गमन गृह उन प्रतिभूतियों को बेचने के लिए विज्ञापन जारी करता है। तो ऐसे विज्ञापन को गर्भित प्रविवरण माना जाएगा, और इसके लिए कंपनी उत्तरदायी होगी। गर्भित प्रविवरण माना जाएगा और इसके लिए कंपनी उत्तरदायी होगी।
गर्भित क्या लिखे, गर्भित प्रविवरण माना जाएगा। संक्षेप में लिखवा देना, देखिए बेटा सुनिए। जैसे मान लीजिए यक्स कंपनी है, यक्स कंपनी है, यक्स कंपनी ने क्या किया, कंपनी के बारे में संपूर्ण ब्यौरा, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का पता क्या है, कंपनी के संचालक क्या है, कंपनी की पूंजी क्या है, कंपनी के पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड क्या रहे हैं, आदि सारी बातों का ब्यौरा पब्लिक में कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है, एक प्रपत्र में लिख करके ना, विज्ञापन के माध्यम से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रविवरण। लेकिन यहां पर दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, गर्भित प्रविवरण। यह क्या होता है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस क्या है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यक्स कंपनी है, पहले समझ लीजिए, यक्स कंपनी है, ये अपना शेयर मार्केट में बेचना चाहती है। कौन, यक्स कंपनी अपना शेयर मार्केट में बेचना चाहती है, लेकिन ये प्रविवरण के प्रावधानों से बचना चाहती है कि मेरे ऊपर कोई दोष ना आए, समझिएगा। तो करती क्या है कि बहुत सारे इशू हाउस हैं, निर्गमन गृह हैं, ये अपने सारे शेयर्स को, डिबेंचर्स को किसको दे देगी, इशू हाउस को सौंप देगी और कहेगी कि आप अपने हिसाब से इसको मार्केट में बेचिए, अपने हिसाब से। तो अब जो इशू हाउस विज्ञापन जारी करेगा शेयर डिबेंचर को बेचने के लिए, उस विज्ञापन को क्या बोलेंगे, गर्भित प्रविवरण माना जाएगा, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। सुनिएगा, लेकिन इसके लिए जो विज्ञापन इशू किया है इशू हाउस, उसके लिए भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। कुछ सुने, प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी सीधे अपना एक प्रपत्र जारी करती है जिसमें कंपनी के बारे में सारा ब्यौरा होता है। लेकिन इशू हाउस, इसमें गर्भित प्रविवरण में क्या होता है, गर्भित में डीम्ड प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है कि कंपनी डायरेक्ट इशू नहीं करती प्रपत्र अपने द्वारा, कंपनी के द्वारा, बल्कि वो करती क्या है, अपने सारे डॉक्यूमेंट किसको देगी, जो भी उसके पास क्या है प्रतिभूतियां, शेयर है, डिबेंचर है, जो भी है, किसको दे देगी, इशू हाउस को, और इनसे कहेगी कि आप मेरे शेयर डिबेंचर को मार्केट में बेचिए। तो अब इशू हाउस उस शेयर डिबेंचर को बेचने के लिए क्या करेगा, एक विज्ञापन जारी करेगा, एडवर्टाइजमेंट, भाई उसी को देखकर तो पब्लिक खरीदेगी। तो उस विज्ञापन को हम क्या बोलेंगे, गर्भित प्रविवरण कहते हैं, और इसके लिए कंपनी उत्तरदायी होती है। आगे लिखिए, प्रविवरण की विषय सामग्री, मैटर्स टू बी स्टैंड इन प्रॉस्पेक्टस। प्रविवरण की विषय सामग्री, प्रविवरण की विषय सामग्री, मैटर्स टू बी स्टैंड इन प्रॉस्पेक्टस। इसमें लिखिएगा, प्रत्येक कंपनी द्वारा जारी प्रविवरण, प्रत्येक कंपनी द्वारा जारी प्रविवरण इसके निर्माण पर या बाद में इसके निर्माण पर या बाद में कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से, कंपनी के द्वारा या कंपनी के ओर से कंपनी की ओर से या किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के द्वारा लिखे, या किसी व्यक्ति की ओर से, या किसी व्यक्ति की ओर से जो कंपनी के निर्माण में लगा हुआ था,
किसी व्यक्ति की ओर से जो कंपनी के निर्माण में लगा हुआ था या कोई हित था, कंपनी के निर्माण में लगा हुआ था या कोई हित था, लिखिए वह निम्नलिखित सूचना देगा, निम्नलिखित सूचना देगा। लिखिए पहला पॉइंट लिख लीजिए, घोषणा जारी करना, घोषणा जारी करना। दूसरा लिखिएगा, रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति की सुपुर्दगी, रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति की सुपुर्दगी। आगे लिखिए, रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति की सुपुर्दगी का वर्णन, रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति की सुपुर्दगी का वर्णन प्रविवरण में करना। आगे लिखिए, लिखे प्रपत्रों को संलग्न करना, प्रपत्रों को संलग्न करना। प्रपत्रों को संलग्न करना। लिखे आगे लिखिए, रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का पंजीकरण न किया जाना, रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का पंजीकरण न किया जाना। और आगे लिखिएगा, प्रविवरण का अवैध होना, प्रविवरण का अवैध होना। लिखिए दंड, लास्ट पॉइंट लिखिए इसका दंड। दंड लिखिए, दंड, पेनाल्टी लिखिए। लिखिए इसमें लिखिए एक लाइन, यदि प्रविवरण कंपनी अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है तो, यदि प्रविवरण कंपनी अधिनियम की धारा का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है तो कंपनी जुर्माने द्वारा दंडित की जाएगी जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। कंपनी जुर्माने द्वारा दंडित की जाएगी जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा, जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, जो 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। आगे लिखिए, परंतु 3 लाख रुपए तक हो सकता है। तीन लाख रुपए तक हो सकता है।
सुनिए, जब कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो पहले क्या करेगी, वो जो उसमें व्यक्ति संलग्न है, जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाया है ना, उन लोगों के द्वारा पहले घोषणा जारी की जाएगी। क्या घोषणा जारी हो जाने के बाद रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति सुपुर्द कर दी जाएगी। ये लोग क्या करेंगे, जो आपने प्रॉस्पेक्टस जनता में इशू करना चाहते हैं उसकी एक फोटोकॉपी कहाँ जमा करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में, कि हमारी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस ये है, हम इसको जनता में इशू करना चाहते हैं। जब प्रति उसके पास सौंपेंगे आप, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार को प्रविवरण की प्रति सुपुर्दगी का वर्णन प्रविवरण में करना। उसके बाद आप अपना प्रॉस्पेक्टस में ये ब्यौरा देंगे कि हमने इसकी फोटोकॉपी कहां जमा कर दी है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दी है। जैसे मैंने प्रॉस्पेक्टस बनाया, सुनिए क्या बनाया, प्रॉस्पेक्टस बनाया, बनाने के बाद एक घोषणा की मैंने कि मैंने प्रॉस्पेक्टस जनता में इशू करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप उसकी 2 कॉपी कहां ले गए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा किए। जमा करने के बाद जब आप आएंगे तो अपने प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखेंगे कि हमने अपने प्रॉस्पेक्टस की ये कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर चुके हैं, जिसको हम इशू करना चाह रहे हैं। तो फिर बाद में क्या होगा, उसको आप कहां लिखेंगे, अपने प्रॉस्पेक्टस में लिख देंगे इस चीज को, ठीक। फिर क्या करेंगे, प्रपत्रों को संलग्न करना। अगर आप प्रॉस्पेक्टस के साथ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं, जैसे जब आप फॉर्म लेते हैं कॉलेज से, तो फॉर्म के साथ क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट या कोई और मार्कशीट, कोई और डॉक्यूमेंट आप पीछे लगाए हैं ना, उसे कहते हैं संलग्नक, उसके साथ लगा है कि आधार कार्ड जो भी है। तो वैसे ही अगर आप प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहे हैं तो उसके साथ कोई कॉपी लगाए हैं, कोई एकाध 2 पेज और कुछ लगाए हैं, तो उसको भी इसमें सबमिट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस प्रॉस्पेक्टस के साथ ये चीजें भी संलग्न हैं। कृपया आप उनको पढ़ने का प्रयास करें। होता नहीं है, अपने आप को बेट देने के लिए कंपनियां करती क्या है, अपनी उपलब्धियों के बारे में पीछे कुछ लगा देती है, समझे, जिससे जनता क्या करे, प्रॉस्पेक्टस तो पढ़े ही, साथ में प्रमाण के रूप में सर्टिफिकेट भी कुछ ऐसी हैं जो उसको मिली हैं, किसी से अवार्ड मिला है, समझे मेरी बात, या किसी चीज का कोई उसको जिसे कहते हैं कि उसकी गुडविल के लिए कोई चीज फायदेमंद हो, जो जनता पढ़ने के बाद आश्वस्त हो जाए कि नहीं कंपनी अच्छी है, समझे, ऐसा कुछ साथ में संलग्न किया जाता है। तो उसका ब्यौरा भी प्रॉस्पेक्टस में होना चाहिए, जिससे प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद ये ना हो कि बस एक पेज है, इसके साथ कुछ और चीजें लगी हैं, उसको पढ़ लिया जाए। अगला क्या दिए हैं, रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी का पंजीकरण ना किया जाना। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कुछ चीजें गलत हैं या कुछ चीजों का पालन नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रार फिर क्या करेगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। आगे चलें, क्या, प्रविवरण का अवैध होना। अगर आप रजिस्ट्रार के पास, जैसे कोई प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास आपने क्या किया, जमा कर दिया, जमा करने के बाद 90 दिन के अंदर पब्लिक में इशू नहीं किए, जैसे आज मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, प्रॉस्पेक्टस बनाया और कहां ले गए, रजिस्ट्रार में जमा कर दिए, और जमा करने के बाद 90 दिन तक अपने पास ही रखे रह गए, 90 दिन के बाद पब्लिक में इशू करेंगे तो वह प्रॉस्पेक्टस रद्द माना जाएगा, यानी अवैध होगा, अब उसको पब्लिक में इशू नहीं कर सकते। यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में कागज जमा करने के बाद 90 दिन के अंदर आप पब्लिक में इशू कर सकते हैं, और 90 दिन के बाद अगर इशू करेंगे तो वह प्रॉस्पेक्टस नहीं रह जाएगा, वो इनलीगल माना जाएगा, यानी वो अवैध हो जाएगा। 90 दिन के अंदर इशू कर सकते हैं। अगला क्या है, दंड। मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस में जो बातें आपने लिखी हैं गलत लिखी हैं, झूठ लिखी हैं, कंपनी ने क्या किया, गलत मेंशन किया है, या कंपनी का इरादा ऐसा नहीं था, कंपनी के डायरेक्टर गलत किए हैं, या जो लोग उसमें संलग्न हैं, कुछ 4-5 लोग 10 लोग जो भी संलग्न हैं गलत करने में, गलत लिखने में, गलत मैसेज देने के लिए, झूठ, समझे मेरी बात, तो जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कितना, 50,000 तक का जुर्माना, नहीं कितना है, हाँ कम से कम कितना, 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, परंतु 3 लाख रुपए तक हो सकता है। कम से कम कितना, 50,000, मैक्सिमम कितना, 3 लाख, यानी 50,000 से लेकर के 3 लाख तक जुर्माना उसको देना पड़ेगा जो ऐसे कांड में सम्मिलित रहेंगे, यानी जो गलत विवरण देंगे। समझ मेरी बात, जैसे प्रॉस्पेक्टस बना, कुलदीप इसके संचालक हैं, डायरेक्टर हैं कंपनी के, कुलदीप के हाथ में था कि जो भी आप बताइए बढ़िया से बनाइए, ये कुलदीप बनाए, लेकिन कंपनी के बारे में गलत ब्यौरा दिए। कंपनी के पास 5 करोड़ पूंजी थे, दिखा दिए 50 करोड़ पूंजी, समझिएगा। कंपनी के जो संचालक हैं वो अच्छे नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या किया, गलत नाम डाल दिए, 2 ही संचालक हैं 7 डाल दिए, एक समझिए मेरी बात, कुछ गलत मेंशन कर दिया। लाभांश देना है, इनका इरादा है 5% देने का, ये बता रहे हैं हम तुमको 12% देंगे प्रलोभन देने के लिए। तो ऐसा करने पर अगर दोषी पाए जाएंगे बाद में, तो जो बनाया है उसको
या जो लोग मिलकर बनाए हैं जिनके जिनके सिग्नेचर उस पर रहेंगे वो सब दोषी पाए जाएंगे, कितना लगेगा जुर्माना? कम से कम 50,000, मैक्सिमम 3 लाख जुर्माना हो सकता है। डेली हेडिंग, डेली हेडिंग सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। इसमें लिखिएगा सेल्फ प्रविवरण का आज से धारा 31 लिखिए, धारा 31, धारा 31 में है, लिखिए सेल्फ प्रविवरण का आशय सेल्फ प्रविवरण का आशय किसी वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा क्या लिखे, किसी वित्तीय संस्था या बैंक द्वारा अपनी प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के ऋणों के, अपनी प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों के ऋणों के लिखे, क्या लिखे, हाँ, प्रतिभूतियों के ऋणों के एक या अधिक निर्गमों के लिए, एक या अधिक निर्गमों के लिए निर्गमित प्रविवरण से है, एक या अधिक निर्गमों के लिए निर्गमित प्रविवरण से है। इसमें लिखिएगा एक लाइन, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेल्फ प्रविवरण, सेल्फ प्रविवरण वित्तीय संस्थाओं को बार बार, सेल्फ प्रविवरण वित्तीय संस्थाओं को, वित्तीय संस्थाओं को बार बार प्रविवरण जारी करने के झंझट से, बार बार प्रविवरण जारी करने के झंझट से अनावश्यक व्यय से बचाता है, झंझट से अनावश्यक व्यय से बचाता है। क्योंकि एक बार जारी सेल्फ प्रविवरण, क्योंकि एक बार जारी सेल्फ प्रविवरण 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहता है, 1 वर्ष तक वैध रहता है। वैध रहता है, इसलिए इसे 1 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इसे 1 वर्ष तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इसका नाम सेल्फ प्रविवरण रख दिया गया, इसलिए इसका नाम सेल्फ प्रविवरण रख दिया गया। अब सुनो भैया क्या है, देखिए जब कोई टॉपिक लिखते हैं, लिखने के बाद जब कोई चीज समझाते हैं तो उस चीज समझ में आ जाता है।
जैसे देखिए सुमन, देखा बेटी, चलिए दिए क्या है, सेल्फ प्रविवरण। चलिए इन्हों से दिखा दी हो, कौन कौन नहीं आया बताइएगा। सब दिन आ गया, नहीं आया ना? कुछ ने रोबत, सुषमा रोबत यहां देखा, देखिए बेटा सुनिए, सेल्फ प्रविवरण क्या है। प्रविवरण का नियम है कि अगर कंपनी को शेयर इशू करना है तो शेयर इशू करने के पहले वो क्या करेगी, प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए उसे रजिस्ट्रार के पास क्या करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस के बारे में उसको फाइल करना पड़ेगा, तमाम झंझटों को पूरा करना पड़ता है। उसके बाद जनता एप्लीकेशन देगी, एप्लीकेशन देने के बाद क्या करेंगे, आप उसको अलाट, उनके नाम से अलाट करेंगे, अलाट करने के बाद तब उनसे आप रुपया मांगेंगे, तब कंपनी को पैसा मिलेगा। क्या पूरा प्रोसेस है देख लीजिए। पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद प्रॉस्पेक्टस को इशू करने में तमाम वैधानिक कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है। समझे मेरी बात, कितना समय लगता है देखिए। उसके बाद पब्लिक से आपके लिए एप्लीकेशन आएगा, एप्लीकेशन आने के बाद फिर अलॉटमेंट की समस्या आती है, आवंटन के भी बताएंगे आवंटन क्या होता है, इसके बाद तुरंत दूसरी टॉपिक है। आवंटन हो जाने के बाद तब शेयर होल्डर को यह एहसास होता है कि हाँ हमको शेयर मिल गया, और कंपनी को भी एहसास हो जाता है कि हमने अपना शेयर बेच दिया। जब तक अलॉट नहीं होता तब तक शेयर बिका हुआ नहीं माना जाता है। तो अब इसके बाद कंपनी जो है पब्लिक से पैसा मांगेगी, तब कंपनी को पूंजी मिलेगी। समझे बात, तब कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करेगी, मतलब काम शुरू करेगी अपना। इतना समय लग जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो इस समय को बचने के लिए कंपनियों को सेबी ने क्या किया, एक नियम बना दिया कि आप इन झंझटों से मुक्त होने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, सेल्फ प्रविवरण है। वित्तीय संस्थाएं या बैंक या कंपनियां जिनको पूंजी जल्दी प्राप्त करनी होती है, कि हमको पूंजी जल्दी मिल जाए, तमाम वैधानिक कार्रवाई को पूरा ना करना पड़े, उस जल्दी पूंजी प्राप्त करने के लिए, शीघ्र पूंजी प्राप्त करने के लिए ये क्या इशू करती हैं, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू करती हैं। जिसके लिए कहा गया है कि आप एक बार इशू कर दो, एक बार इशू कर दिए अगर इसको, तो उसी प्रॉस्पेक्टस पर आप कई बार अपने शेयर को इशू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यक्स कंपनी है, यक्स कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। कितना शेयर, 10,000। तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रविवरण, ये नहीं सेल्फ नहीं, क्या, पहले प्रविवरण इशू करना पड़ेगा। चलो एक महीना बाद, कितने महीने बाद, एक महीने बाद कंपनी ने सोचा कि हमको 15,000 शेयर और इशू करना है। कितना शेयर, 15,000। तो उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रविवरण फिर से इशू करना पड़ेगा, तब इस शेयर को इशू कर सकती है वो। अगर 4 महीने बाद फिर उसको इशू करना है, शेयर मार्केट में बेचना है 10,000 शेयर, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बेचने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ने क्या इशू कर दिया, सेल्फ प्रविवरण, समझ गए, तो उसने एक बार अगर प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया एक बार, तो एक साल तक अब चाहे जितनी बार शेयर बेचना चाहेगा, उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसी प्रॉस्पेक्टस पे वो अपने शेयर को बेच देगा। ये दोनों में अंतर है, समझ गए। यानी प्रॉस्पेक्टस इशू करके शेयर बेचेगी तो जितनी बार शेयर बेचना चाहेगी उतनी बार उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्फ है तो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस अगर एक बार इशू कर दिए तो उसी एक बार की इशू में एक साल तक आप चाहे जितनी बार शेयर को आप इशू कर सकते हैं, तमाम कानूनी कार्रवाई से आप मुक्त हो जाएंगे। बहुत कम समय लगेगा इसमें, क्योंकि आपको प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करना है, अलॉट करना नहीं है, सीधे क्या करना है, अपने शेयर को मार्केट में बेचना है। बस समझ में आई। चलिए आगे लिखिए, रेड हेरिंग। रेड हेरिंग कई बार एग्जाम में आया है, धारा 32 रेड हेरिंग लिखिए, रेड हेरिंग 2 नंबर में पूछ सकते हैं। रेड हेरिंग धारा 32 रेड हेरिंग प्रविवरण रेड हेरिंग प्रविवरण, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस धारा 32।
इसमें लिखिएगा, रेड हेरिंग प्रविवरण से आशय एक प्रविवरण से है। रेड हेरिंग प्रविवरण से आशय, रेड हेरिंग प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रविवरण से है जिसमें उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा, उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के बारे में पूरा विवरण सम्मिलित नहीं होता है। जिसमें उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के बारे में पूरा विवरण सम्मिलित नहीं होता है। पूरा विवरण सम्मिलित नहीं होता है। सम्मिलित नहीं होता है। आगे लिखिएगा, रेड हेरिंग प्रविवरण रेड हेरिंग प्रविवरण के वही दायित्व होंगे जो एक प्रविवरण पर लागू होते हैं। वही दायित्व होंगे जो एक प्रविवरण पर लागू होते हैं। और आगे लिख लीजिएगा, इसे प्रस्ताव के खुलने की तिथि से, इसे प्रस्ताव के खुलने की तिथि से, प्रस्ताव के खुलने की तिथि से कम, प्रस्ताव के खुलने की तिथि से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। प्रस्ताव के खुलने की तिथि के 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। फाइल करनी होगी। सुनो भैया, क्या है रेड हेरिंग? सीधी सी बात, एक लाइन में याद कर लीजिए, याद रहेगा। बाकी चीज प्रॉस्पेक्टस जैसा ही है। इन्होंने कहा है कि रेड हेरिंग प्रविवरण शब्द से आशय एक ऐसे प्रविवरण से है जिसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा व मूल्य के बारे में पूरा विवरण सम्मिलित नहीं होता है। तो सुन लो, दोनों का मतलब क्या है। प्रॉस्पेक्टस में क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में संपूर्ण ब्यौरा होता है। कंपनी का नाम, पता से लेकर के सारी चीजें ना। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल्फ प्रविवरण। उसमें क्या होता है सेल्फ वाले में कि सेल्फ प्रविवरण इसलिए बनाया जाता है किसी कंपनी के द्वारा जिससे बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने की समस्या से मुक्ति मिल जाए और आपको पूंजी प्राप्त करने में कम समय लगे। समझे मेरी बात? ये 1 वर्ष के लिए होता है। समझ गए इतना संक्षेप में? और तीसरा जो आप पढ़ रहे हैं रेड हेरिंग, इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉस्पेक्टस जैसा ही है, लेकिन इसमें प्रॉस्पेक्टस से अलग क्यों है कि प्रॉस्पेक्टस में हमें जिस डॉक्यूमेंट को, जिस सिक्योरिटी, जिस प्रतिभूतियों को, जिस शेयर और डिवेंचर को इशू करना है उसके मूल्य और मात्रा के बारे में पूरा ब्यौरा देना होता है। किसमें? प्रॉस्पेक्टस में। लेकिन रेड हेरिंग में हम जो प्रतिभूतियां बेचना चाहते हैं, शेयर को, डिवेंचर को जो हम बेचना चाहते हैं, उसकी प्राइस यानी उसका मूल्य और उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी, कितना हम बेचना चाहते हैं, उसका पूरा ब्यौरा उसमें दिया नहीं रहता है। उसे क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग कहते हैं। और इसे कम से कम कितना दिन, जिस दिन आपको इशू करना है उसके 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। और जो लायबिलिटी किसकी होती है? प्रॉस्पेक्टस की होती है। वही सेम लायबिलिटी रेड हेरिंग की भी बनती है। लेकिन इसमें मेन अंतर यह है कि रेड हेरिंग में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी और वैल्यू किस पूरा ब्यौरा हम इसमें देते नहीं है। कुछ ब्यौरा छिपा लेते हैं, कुछ ब्यौरा इसमें शामिल नहीं करते।
उसे बोलते हैं रेड हेरिंग, इसीलिए इसका नाम दिया गया रेड हेरिंग। समझ गए ना बात? चलिए आगे लिखिए। अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, धारा 39। अंशों का आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, सेक्शन 39। अंशों का आवंटन, लिखिएगा। इसमें लिखिए अलॉटमेंट ऑफ शेयर में लिखिए, एक कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए, एक कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए प्रविवरण के माध्यम से जनता को आमंत्रित करती है। एक कंपनी अपने अंशों को खरीदने के लिए प्रविवरण के माध्यम से जनता को आमंत्रित करती है। आमंत्रित करती है और निवेशक एक निर्धारित फॉर्म पर अंश खरीदने के लिए आवेदन करते हैं, और निवेशक एक निर्धारित फॉर्म पर अंश खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। आवेदन क्या लिखे? करते हैं। उनके इस आवेदन को प्रस्ताव के रूप में कंपनी मानती है। क्या लिखे? उसके इस आवेदन को प्रस्ताव के रूप में कंपनी मानती है और उस पर स्वीकृति अंशों के आवंटन द्वारा करती है, और इस पर स्वीकृति अंशों के आवंटन द्वारा करती है। आवंटन द्वारा करती है, अर्थात अंशों के आवंटन से आशय अंशों को निवेशकों के नाम कर देने से है। अंशों के आवंटन से आशय अंशों को निवेशकों के नाम कर देने से है, कर देने से है। कर देने से है। चलो सुनो, आवंटन क्या है? हम लोग इसमें बिजनेस लॉ में, आप लोग पढ़े नहीं बिजनेस लॉ? पता नहीं बिजनेस लॉ में क्या होता है। अगर कोई एग्रीमेंट करना है, कोई समझौता करना है, कोई अनुबंध करना है, तो पहले क्या होता है? प्रपोजल, पहले प्रस्ताव होता है। उस प्रस्ताव पर क्या होता है? फिर अपनी स्वीकृति देता है इंसान। तो जैसे प्रस्ताव पर स्वीकृति होती है, अनुबंध बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि क्या आप मेरी साइकिल 5000 में लेंगे, तो हितेश ने कहा कि हाँ सर, आपकी साइकिल हम 5000 में ले लेंगे। प्रस्ताव पर स्वीकृति होते ही वो क्या बन गया? अनुबंध हो गया। वैसे ही जब कोई कंपनी करती क्या है, अपने शेयर को मार्केट में बेचना चाहती है, तो पहले इशू करती है क्या? प्रॉस्पेक्टस, निमंत्रण देती है। ये प्रस्ताव नहीं है, क्या है? प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। अब जनता उसको पढ़ करके क्या करती है? निवेशक, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, प्रॉस्पेक्टस को पढ़ करके क्या करते हैं? आपको निर्धारित फॉर्म पर अपना एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ, हम आपके कंपनी का इतना शेयर लेना चाहता हूं। अब निवेशक क्या करता है? प्रस्ताव करता है। अंश को लेने के लिए क्या करता है? प्रस्ताव।
और जब कंपनी उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है आप जितना शेयर लेना चाहते हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं, तो उसे बोलते हैं अंशों का आवंटन कहते हैं। वो अलग चीज है, लेकिन आवंटन का जहां मतलब है, सीमा नहीं बता रहे हैं हम कि कितना कैसे क्या रेशियो, लेकिन ये तय करना है कि आवंटन क्या है। आवंटन से मतलब सीधा होता है जितना कंपनी निवेशकों के नाम कर दिया। अगर आप 5000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिए थे, आपको 5000 शेयर दे दिया गया, तो 5000 शेयर का आवंटन हो गया। अगर आप 4000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किए थे, आपको 2000 शेयर ही दिया गया, तो आपको 2000 शेयर का आवंटन कर दिया गया। आवंटन से तात्पर्य है कि अंशों को उसके नाम कर देना, इतना मतलब है सिर्फ आवंटन से बस। अब आवंटन में कितने शेयर को प्रोराटा क्या है वो अलग चीज है, लेकिन आवंटन का मतलब इतना ही है। समझ गए मेरी बात? क्या कि अंशों को, निवेशकों को जितना शेयर के लिए उन्होंने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया है, अगर उनके शेयर्स को जितना शेयर उनको दे दिया गया, जैसे आप सब्जी दुकान पे जाइए और कह दीजिए भैया हमको 10 किलो टमाटर चाहिए, उसके बाद 5 किलो टमाटर है, तो कितना देगा तुमको? 5 देगा ना। तो बिक्री में कितना बताएगा? 10 किलो कि 5 किलो? वो अपनी बिक्री में 5 किलो बताएगा। वैसे आप किसी कंपनी में शेयर लेना चाहते हैं, तो कंपनी के पास 1000 शेयर है और आप 15000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दिए, तो तुम्हें कितना देगा? वो 1000 शेयर देगा ना, तो 1000 शेयर का आवंटन माना जाएगा। मतलब जो आपके नाम कर दिया, समझ गए, उसे क्या बोलेंगे? अंशों का आवंटन कहते हैं। यानी आवंटन के द्वारा ही वो स्वीकृति देता है, और जैसे स्वीकृति देता है, कंपनी में निवेशक के बीच क्या हो जाता है? अनुबंध हो जाता है, और फिर उसी अनुबंध पर कंपनी चलती रहती है। समझे बात? डालिए हेडिंग, वैध आवंटन की आवश्यकताएं। एक चैप्टर खत्म हो गया आज। ये लिख लीजिए, वैध आवंटन की आवश्यकताएं, इसेंशियल्स ऑफ वाइड अलॉटमेंट। वैध आवंटन की आवश्यकताएं, इसमें लिखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक वैध अंश के आवंटन के निम्न प्रावधान हैं। एक वैध अंश के आवंटन के निम्न प्रावधान हैं। एक वैध अंश के आवंटन के निम्न प्रावधान हैं। लिख लीजिए 2-4 पॉइंट। पहला, आवंटन उचित अधिकार के द्वारा। आवंटन उचित अधिकार के द्वारा। दूसरा लिखिएगा, आवंटन उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। आवंटन उचित समय के भीतर करना चाहिए। लिखे। तीसरा लिखिए, आवंटन का संप्रेषण किया जाना चाहिए। आवंटन का संप्रेषण किया जाना चाहिए। आगे लिखिए, आवंटन पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। आवंटन पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। लिखिए अगला, न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान। आगे लिखिए, नंबर 2, सॉरी इसके बाद अगला पॉइंट, प्रार्थना राशि अंशों के अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होगी। प्रार्थना राशि अंशों के अंकित मूल्य से 5% से कम नहीं होगी। अंशों के अंकित मूल्य से
5% से कम नहीं होगी। आगे लिखिए, रजिस्ट्रार के यहां आवंटन की विवरणी दाखिल करना। रजिस्ट्रार के यहां आवंटन की विवरणी दाखिल करना। लिखिए दंड, पेनाल्टी, दंड लिखिए, पेनाल्टी। चलो भैया सुन लो, अंशों के आवंटन के लिए कुछ प्रावधान है, क्या है, कुछ आवश्यकताएं हैं वैधानिक, तभी उसको हम क्या मानेंगे, लीगल अलॉटमेंट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। उसमें पहली क्या है बताइए, क्या लिखवाए थे पहला, आवंटन उचित अधिकार के द्वारा। सुन लीजिए, जिस व्यक्ति को कंपनी ने राइट दिया है कि आप ही शेयर को अंशधारियों को अलॉट कर सकते हैं, उसी व्यक्ति के द्वारा अलॉट होना चाहिए। जैसे आपके घर में मालिक कौन है, पापा है मान लीजिए, और कोई सामान मांगने आया या कोई सामान खरीदने आया, आप अपना सामान, पापा मालिक है ना वो जाने, लेकिन आपने सामान को बेच दिया, और जब पापा आए, मालिक जो हैं आए और वो गए उसके यहाँ जिस आपने सामान बेचा था, तो सामान वापस ला सकते हैं, क्योंकि आप वो मालिक नहीं हैं, आप मालिक नहीं थे, मालिक वो थे, बेचने का अधिकार उनको था। तो आवंटन करने का अधिकार जिसको है वही आवंटन कर सकता है, और कोई दूसरा आवंटन नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा आवंटन करेगा तो वह आवंटन व्यर्थ होगा, लीगल माना नहीं जाएगा। सामान्यतः कंपनी के डायरेक्टर को अधिकार होता है कि वह अंशों का अलॉट करें। कौन, डायरेक्टर को। अगला क्या है, आवंटन उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। उचित समय के भीतर, संभवतः शायद 30 दिन है कि प्रार्थना पत्र आने के 30 दिन के भीतर आप अंशों का आवंटन कर दें। अगला क्या है, आवंटन का संप्रेषण किया जाना चाहिए। अगर आपने किसी शेयर होल्डर को, जैसे आप निवेशक हैं, सुषमा ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया है, तो हमने सुषमा के शेयर को अलॉट कर दिया कि ठीक है सुषमा, आपको इतना शेयर हम दे रहे हैं, तो ये इसका संप्रेषण सुषमा को होना चाहिए। हम डाक द्वारा या बाई फोन इनको बता दें कि आपको शेयर इतना दे दिया गया है, तभी उसका अलॉट माना, वरना अलॉट माना नहीं जाएगा। क्यों, अगर आप सूचना नहीं दोगे, हो सकता है कि ये दूसरी जगह खरीद लें, तब बाद में आप इनको अलॉट करें तो ये वो मान्य नहीं होगा। इसलिए उसको सूचना दे देनी चाहिए कि हमने आपको शेयर को स्वीकार कर लिया है, यानी आपको शेयर मैंने बेच दिया है। समझे। अगला क्या है, आवंटन पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए, यानी इसमें कोई शर्त होनी नहीं चाहिए कि अगर आप पैसा करोगे तभी शेयर आपको देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं। उसने एप्लीकेशन दिया, आपको देना है कि नहीं देना है, बिना शर्त के आप उसको अलॉट करिए। अगला क्या है, न्यूनतम विधान। जब तक एक कंपनी को न्यूनतम विधान जो सेबी द्वारा तय किया जाएगा, रजिस्ट्रार द्वारा, कि आपको कम से कम इतनी पूंजी आपके पास होनी चाहिए, अगर आपके पास उतनी पूंजी नहीं है तो आप शेयर को अलॉट नहीं कर सकते हैं, आपको बिजनेस चलाने का अधिकार नहीं है। अगला क्या है, प्रार्थना राशि अंशों के अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होना चाहिए। जैसे किसी अंश का अंकित मूल्य 10 रुपया है, कितना है, 10 रुपया है, तो एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की राशि होगी, एप्लीकेशन की राशि 5% कितना आएगा, 50 पैसा ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी 5% से ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं। 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपया हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से कम है, कुछ लोग सोच रहे होंगे एप्लीकेशन की राशि क्या है, जो लोग इंटर में नहीं पढ़े होंगे सुन लीजिए, थोड़ा बता दें। जैसे एक कंपनी 10,000 शेयर इशू की ना, कितना शेयर, तो एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मांगती है वो। आप जब एप्लीकेशन देंगे, क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे कंपनी को, तो पहले आप क्या करेंगे, 2 रुपया वो बांट रहे, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, 4 2 6 2 8 2 किस्त वाइज आपसे मांगती है। तो जब आप एप्लीकेशन देंगे ना, एप्लीकेशन, तो आप कितना देंगे, 2 रुपया। एप्लीकेशन कितना है, 2 रुपया है। यानी जब आप कंपनी का शेयर लेने के लिए कंपनी को एप्लीकेशन देंगे, मान लीजिए आप 500 शेयर लेना चाहते हैं, कितना शेयर, 500 शेयर, तो 500 गुणे 2 कितना हुआ, 1000 रुपया पहले कंपनी खाते में आप जमा करेंगे, तब एप्लीकेशन आप देंगे। अब आपके शेयर को अगर अलॉट करना है
कंपनी आपको 500 शेयर जब देगी, अलाट करेगी, तो अलाटमेंट के टाइम पर आप कितना देंगे? 4 रुपया, यानी 500 गुणे 4 कितना? 2000 अलाटमेंट में देंगे आप। अब आपको शेयर मिल गया ना, अब आपसे जब मांगेंगे फर्स्ट कॉल कितना? 2 रुपया, तो 500 गुणे 2 कितना? 1000 देना पड़ेगा। फिर 500 गुणे 2 कितना? 1000 देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जो कंपनी होती है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज क्या होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। इससे ज्यादा कंपनी को इनको जो लिया था इनको देना नहीं है। समझ गए? तो ये जो एप्लीकेशन की राशि है, ये 2 रुपया, ये अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो जाएगा चलेगा। यानी अगर 30 पैसा मांगेंगे एप्लीकेशन पे, कितना पैसा? तो 10 रुपए का अंकित मूल्य है, तो 5% कितना आया? 50 पैसा आया ना। और कितना मांग रहे हैं? 30 पैसा, तो कम है ना, तो ऐसे कंडीशन में अलाट नहीं होगा। अगर अलाट करते हैं तो अनलीगल माना जाएगा। समझ रहे हैं? आगे आइए, फिर क्या दिए हैं? रजिस्ट्रार के यहां आवंटन की विवरणी दाखिल करना। सुन लो, जब आप शेयर, कंपनी जो है शेयर को अलाट कर दिया, तो उसका एक प्रपत्र, एक 2 कॉपी कहां? रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। और अगला क्या है? दंड। अगर आप देरी करते हैं, आवंटन करने में चूक करते हैं, देरी करते हैं, 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। अगर 30 दिन के बाद भी आप अलाट नहीं कर पाए, तो प्रतिदिन कितना दिन? जितना दिन देरी होगी, जितना लेट करेंगे, प्रतिदिन 1000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ेगा। प्रतिदिन 1000। कुछ सुने? अगर 10 दिन लेट कर दिया तो उसे कितना? 10,000 पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। धन्यवाद।